हेलो दोस्तों, माई हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवपाषाण काल। और इसमें हम देखेंगे कि इस समय काल में कौन कौन सी नई नई संस्कृतियाँ उभरी और लोगों की जीवन शैली कैसी थी, किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे, और जो उस समय जो क्षेत्र होते थे किस किस तरीके के क्षेत्र में ये लोग वास करते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पुरातात्विक शब्दावली में पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के बाद नवपाषाण युग का आगमन होता है। यह युग लगभग 12,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक फैला है। पौधों को उगाया जाना और पशुओं को पाला जाना तथा खेती पर लगभग पूर्ण निर्भरता, जनसंख्या में वृद्धि, बस्तियों के आकार में वृद्धि, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और कपड़े की बुनाई, व्यापक पैमाने पर होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान नवपाषाण युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस युग में कृषि की शुरुआत के क्रांतिकारी महत्व को उजागर करने के लिए विद्वान वी गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में नवपाषाण क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके अनुसार मनुष्य ने आरंभिक होलोसीन युग की विकट जलवायु संकट को पार करते हुए इस युग की प्रकृति को अपना सहचर बनाया। चाइल्ड के अनुसार आग जलाने की कला सीखने के बाद भोजन उत्पादन मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति थी। अब उनके पास भंडार में रखने को अधिशेष भी था जिसे वे अपने मन मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। इसका इस्तेमाल संकट के समय हो सकता था। यह बड़ी आबादी का पालन पोषण कर सकता था और इसका विनिमय भी किया जा सकता था। नवपाषाण युग का जनसंख्या पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। नवपाषाण युग में लगभग सभी नवपाषाण संस्कृतियों में बस्तियों की संख्या, आकार और कब्रगाहों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। पश्चिम एशिया में 150 प्रारंभिक नवपाषाण स्थल खोजे गए हैं। ये स्थल फ़लस्तीन, इजराइल, जॉर्डन घाटी, सीरिया, उत्तर इराक, जाग्रोस पर्वत और उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित है। प्रारंभिक नवपाषाण बस्तियां पश्चिम एशिया में 2 क्षेत्रों फ़लस्तीन, इजराइल और उत्तर इराक में पाई गई हैं, जिसमें फ़लस्तीन में पाया गया स्थल जेरिको सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तर इराक में 2 महत्वपूर्ण स्थल जावी चेमी शानीदार और जारमो है। दोनों जाग्रोस पर्वत की तलहटी में स्थित है। जावी चेमी शानीदार 11,000 ईसा पूर्व का है। वह शिकारी संग्राहक की बस्ती थी जब लोग स्थायी जीवन बसर करते थे। वे जंगली पहाड़ी बकरों का शिकार करने के माहिर थे और उन्होंने भेड़ पालना शुरू कर दिया था। जंगली अनाज उनकी खुराक में शामिल थे। इस इलाके में नियमित खाद्यान्न उत्पादन का साक्ष्य अली कोश से मिलता है। उत्तर इराक का यह आवास स्थल 10,000 ईसा पूर्व पुराना है। जारमो, जेरिको, जारमो और क्रीट जैसे द्वीपों की खुदाई में एक ही स्थान पर कई बार बसने के प्रमाण मिले हैं। इससे टीले बनते गए और स्थल के आकार की गोलाई बढ़ती गई। जारमो का नवपाषाण गांव 7,000 वर्ष पहले स्थापित हुआ था और लगभग 3 से 4 एकड़ में बसा हुआ था। इसमें पक्की मिट्टी के लगभग 24 घर बने हुए थे। जमीन बचाने के लिए और बाढ़ से सुरक्षा के लिए इन्हें एक ही स्थान पर बनाया और मरम्मत किया जाता था। बार बार एक ही क्षेत्र में बसने के कारण जमीन का स्तर ऊपर उठता चला गया। जारमो में मिट्टी से पुती दीवारों और केयूनू में चूने के पत्थरों से बने रास्ते और पत्थर की दीवारें मिली हैं। ऐसा लगता है कि यह एक बड़ा गांव था जहां एक साथ 150 लोग रहते थे। जारमो में लोगों ने कृषि पर अधिकाधिक गुजारा किया। यहाँ चौकोर मकान पाए गए। कृषि के अनुरूप पत्थर के औजार गढ़े गए। वहाँ हंसिए और अनाज पीसने के पत्थर भी पाए गए हैं। जेरिको, यहाँ नवपाषाण युग की शुरुआत 10,500 वर्ष पहले हुई थी। जेरिको एक अर्धस्थायी बस्ती थी जहाँ शिकारी संग्राहक समुदाय थोड़ी बहुत कृषि के जरिए खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे। उन्होंने वहाँ वृत्ताकार झोपड़ियाँ बनाई। बाद में उन झोपड़ियों की जगह बेहतर ढंग से बने चौकोर मकानों ने ले ली। कुछ मकानों के साथ आंगन जुड़े थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए वहाँ एक लंबी चौड़ी दीवार भी बनाई गई। यह दीवार वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। 6.5 फुट चौड़ी यह दीवार पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाई गई थी। पश्चिम की ओर की दीवार का सिरा अब भी अच्छी हालत में है। वहाँ उसकी ऊंचाई
12 फुट है। दीवार के अंदर एक बड़ी मीनार बनाई गई थी। मीनार 30 फुट ऊंची है और उसमें बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने के लिए 30 सीढ़ियां हैं। ये दीवारें क्यों बनाई गई थी, इसके ठीक ठीक कारण का तो पता नहीं है, परंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि सीमित संसाधनों की रक्षा के उद्देश्य से इन्हें बनाया गया होगा। हाल के किए गए भौगोलिक विज्ञान से संकेत मिलता है कि ये दीवारें बाढ़ से रक्षा के लिए बनाई गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ एक 9 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा एक गड्ढा मिला है जो पत्थर को काट कर बनाया गया है। यहाँ मृदभांड के इस्तेमाल की शुरुआत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विकास है। मृदभांड बनाने के लिए मिट्टी को पानी में गूंथकर उसे एक स्थायी शक्ल दी जाती थी। मिट्टी को कोई खास शक्ल देने के बाद उसे आग में पकाया जाता और इस तरह उसकी नमी हटाई जाती थी। जब तक मिट्टी पक नहीं जाती, लगातार उच्च तापक्रम बनाए रखना पड़ता था और उसके लिए भट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। जेरिको के पास सीरिया में अबू हुरैरा और जॉर्डन में एन गजल से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अबू हुरैरा एक बड़े इलाके लगभग 28 एकड़ में फैला है। जेरिको, अबू हुरैरा और एन गजल के लोगों ने गेहूं और जौ जैसे अनाज उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया। उन्होंने भेड़ों और बकरियों को भी पालतू बनाया। कृषि के लिए पत्थर के औजार गढ़े गए। उन स्थलों से बड़ी संख्या में हंसिए मिले हैं। अनाजों को पीसने के लिए पत्थर के भारी उपकरण भी इस्तेमाल किए जाते थे। कताल युग लगभग 8000 से 7000 ईसा पूर्व वर्ष पहले कताल युग की नवपाषाण बस्ती लगभग 32 एकड़ में फैली हुई थी। धूप में सुखाई गई मानक आकार की ईंटों से कई घर बनाए गए थे। घरों की नींव भी कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाई गई थी। घर आयताकार थे और इनमें एक छोटा सा भंडार गृह भी था। ये एक दूसरे से सटे थे। इन्हें आमतौर पर छोटे आंगन अलग करते थे। घर के अंदर आराम करने, खाने और पूजा करने के स्थलों की एक ही तरह की योजना मिलती है। घर में छत से होकर प्रवेश मिलता था, जिस पर सीढ़ी लगाकर चढ़ा जा सकता था। बाढ़ और बाहर से आने वालों से सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया होगा। यूरोप में आरंभ में यूनान में नवपाषाण युग के लोगों ने 9000 वर्ष पहले स्थायी जीवन शुरू किया था। वहाँ घर धूप में सुखाए मिट्टी के ईंटों, लकड़ी और फूस के बने हुए और रंगे हुए होते थे। चीन में हेनान प्रांत के यांगशाओ की सांस्कृतिक बस्तियों का समय आज से लगभग 7100 से 4900 ईसा पूर्व वर्ष पहले का है। जीवन स्थिर हो चुका था और यहाँ की बस्तियों का आकार कई हजार से 1 लाख और इससे अधिक वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ गांवों में प्रतिरक्षात्मक खाई बनाई गई थी। घर या तो जमीन खोदकर या लकड़ी से बने हुए थे। घरों के अवशेषों को देखने से यह प्रतीत होता है कि यांगशाओ संस्कृति में घर बनाने की कला उत्कृष्टता पर पहुंच गई थी। करीब 7000 और 6000 ईसा पूर्व के बीच पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और उत्तर अफ्रीका के अनेक समुदायों के लिए कृषि मुख्य आजीविका बन गई। नील नदी की घाटी में नवपाषाणी बस्तियां 6500 ईसा पूर्व से बसनी शुरू हुई। दो सबसे मशहूर शुरुआती नवपाषाणी बस्तियां फायुम और मेरी मदे है। उन बस्तियों में रहने वाले लोग खेती करते थे, लेकिन बड़ी दिक्कतों में जीते थे। उनके औजार और मृदभांड बड़े साधारण थे। कृषि और पशुपालन। मानव उस समय कृषि की ओर मुड़े जब उन्हें बीज और पौधों के बीच के संबंध की जानकारी हुई। उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक पौधों और पशुओं का अवलोकन करना पड़ता था। उन्हें पूरी जानकारी थी कि साल के किस हिस्से में कौन कौन से पौधे भोजन के लिए उपलब्ध है। वे यह भी जानते थे कि किसी खास पौधे को कहाँ ढूंढा जाए, किस मौसम में वह पौधा उगता है और उसके उगने के लिए किस तरह की जलवायु उपयुक्त है। विद्वान रॉबर्ट ब्रैडवुड ने मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की ओर मुड़ने की व्याख्या सांस्कृतिक संदर्भ में की है। उनकी दलील है कि कृषि कुछ खास क्षेत्रों में विकसित हुई, जहां कृषि योग्य पौधे, अनाज, दालें इत्यादि और पालतू बनाने योग्य पशु भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। मानव उन क्षेत्रों में रहने वाले पौधों और पशुओं से पहले से ही परिचित थे और लंबे समय से उनका दोहन कर रहे थे। जैसे जैसे अपने प्राकृतिक वास के बारे में उनकी जानकारी बढ़ी, उन्होंने जानवरों और पौधों की कुछ खास प्रजातियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखा। नवपाषाण काल में अपेक्षाकृत बड़े जानवरों को पालना संभव हुआ।
भेड़ और बकरी दो मुख्य जानवर थे जिन्हें पालतू बनाया गया था। भेड़ को करीब 10,500 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में पालतू बनाया गया। कम उम्र जानवरों और मादाओं को मारा नहीं जाता था, उन्हें बड़ा होने और प्रजनन करने की इजाज़त दी जाती थी। कम उम्र भेड़ बकरियों को जीवित रखकर खाद्य आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाया गया। स्थिर जीवन शैली से दीर्घकालीन पशुपालन संभव हुआ। औजार पौधों और खाद के अन्य संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए औजार के निर्माण में नई प्रौद्योगिकी अपनाई गई। हंसिए जैसे खास काम करने वाले औजार बनाए गए जिसमें छोटे छोटे दांत बने होते थे और लकड़ी का मुठ लगा दिया जाता था। जारमों की हंसिया के ब्लेड धारदार चकमक के बने होते थे। फसल कटाई के समय इन पर लकड़ी या हड्डी की मुठ लगा दी जाती थी। इस इलाके के किसानों ने सबसे पहले लावा कांच के बने औजारों का उपयोग किया। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी कांच था जिसकी धार बहुत तेज होती थी और यह पत्थर से भी मजबूत होता था। कुल्हाड़ी जैसे औजारों की धार को पत्थर पर रगड़कर चिकना किया जाता था क्योंकि लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि कुल्हाड़ियाँ जितना तेज और चमकदार होंगी वे उतनी ही तेजी से पेड़ काटेंगी और बिना चमक वाले औजारों की अपेक्षा ये ज़्यादातर कारगर सिद्ध होते थे। इन औजारों को पत्थर से घिसकर परतें निकालकर चिकना किया जाता था। चकमक या लावा कांच को नुकीली हड्डी या सख्त लकड़ी पर घिसकर चमकाया जाता था। मिट्टी के बर्तन और बुनाई लोगों ने प्राकृतिक रूप में उपस्थित भौतिक वस्तुओं का सर्वोत्तम उपयोग करना शुरू कर दिया। चिकनी मिट्टी ऐसी ही एक वस्तु थी। फर्श बनाने, खिलौने बनाने और अन्य शिल्प वस्तुओं के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया गया। माना जाता है कि चिकनी मिट्टी से बनी गोला, शंकु और चकती जैसी छोटी ज्यामितीय वस्तुओं का उपयोग बदलते मौसम, फसल कटाई आदि की सूचना दर्ज करने के लिए किया जाता था। आग से चिकनी मिट्टी को कड़ा किया जाता था और इससे कटोरा और अन्य प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। शिकारी संग्रहकर्ता सामान रखने के लिए चमड़ा, लकड़ी, कद्दू तथा घिया जैसी सब्जियों के खोल का इस्तेमाल करते थे, परंतु इनकी सीमित उपयोगिता थी। इन पर खाना नहीं पकाया जा सकता था। इन बर्तनों में गरी, घास के बीज और अनाज रखा जाता होगा। मिट्टी के बर्तनों को पकाते समय टूटने से बचाने के लिए रेत या जैविक पदार्थ मिलाए जाते थे। अधिकांश नवपाषाण समाजों में मिट्टी के बर्तनों और बुनाई के संबंध कृषि के साथ जुड़ा हुआ था। इनके द्वारा उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए मिट्टी को साफ करना पड़ता था। इसमें भूसा, पत्थर या सिप्पी के छोटे टुकड़े मिलाने पड़ते थे ताकि आग में पकते समय इसमें दरार न आए। ऐसे बर्तनों को मोड़कर आकार दिया जाता था और गड्ढों में या अविकसित भट्टियों में उच्च तापक्रम पर पकाकर मजबूती मिलती थी। आरंभ में चिकनी मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, परंतु 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुम्हार के चाक की इजाद से पश्चिम एशिया जैसे स्थानों में बेहतरीन बर्तन बनाए जाने लगे। समय के साथ साथ नवपाषाण युगीन समुदाय अपने मिट्टी के बर्तनों को अलंकृत करने लगे। शिल्प और आकार में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। इस प्रकार किसी खास संस्कृति की पहचान और इन संस्कृतियों के तिथि निर्धारण के लिए मिट्टी के बर्तन प्रमुख पहचान बन गए। उदाहरण के लिए अनातोलिया में कताल युग के आरंभिक बाशिंदों के सेरामिक उत्पादों के कई आकार के बर्तन प्राप्त होते हैं। अंडाकार कटोरा, हत्था, मर्तबान और चिकने तल वाला बर्तन। कई शिकारी संग्रहकर्ता समाज मिट्टी के बर्तन बनाते थे और पत्थर के औजार भी बनाया करते थे, जबकि कई ऐसे खेतिहर समुदाय भी थे जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते थे। वादिये नातूफ और दक्षिण पश्चिम एशिया के अन्य स्थानों में रहने वाले कुछ अन्य समुदाय मिलते हैं जो 11,000 ईसा पूर्व में पत्थर के हंसिया, वसूला और कुल्हाड़ी जैसे औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही यह शिकार और मवेशी पालना तथा जंगली गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। मैसो अमेरिका की तेहुकान घाटी में 7,000 ईसा पूर्व के आसपास खेती करने के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ 4,300 ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन और 3,200 ईसा पूर्व के पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। जमीन खोदकर बनाए गड्ढों में
अनाज सुरक्षित रखा जाता था। फ़यूम में 6800 ईसा पूर्व के आसपास के बने गड्ढे मिले हैं जिनमें गेहूं और जौ जैसे अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। लोगों के स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने के बाद बुनाई जैसे कार्यकलाप भी शुरू हो गए। इसके लिए धागे, ऊन या रुई जैसे पदार्थों की जरूरत पड़ी। पश्चिम एशिया में बकरी और भेड़ जैसे जानवर पाले जाने से बुनाई और कताई जैसे कार्य शुरू हुए। पशुओं के पालने के परिणाम स्वरूप उनके शारीरिक बनावट और खाल आदि में बदलाव होने पर ऐसा हुआ। आरंभ से ही पालतू बनाए गए भेड़ों के बाल लंबे हुआ करते थे, परंतु भेड़ पालने की शुरुआत के बहुत बाद ऊनी कपड़े बनाने की शुरुआत हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशुपालकों ने केवल ऊन प्राप्त करने की दृष्टि से जानबूझकर कुछ खास भेड़ों को ही पशुपालन के लिए नहीं चुना। जहाँ तक इससे संबंधित औजारों का संबंध है, इस काल के मनुष्य हड्डी की सुइयाँ बनाते थे। इसमें जाल बनाने वाली सुइयाँ, सुआ और मछली मारने के कांटे शामिल हैं। इनके बीच उत्पादों का आदान प्रदान हुआ करता था और मौसम बदलते ही ये अपने जानवरों के साथ अनुकूल मौसम वाले स्थान पर चले जाते थे। अधिशेष बीजों या दूसरी खराब ना होने वाली वस्तुओं के बदले बहुमूल्य पत्थरों का विनिमय होता था। उदाहरण के लिए लावा कांच से बने औजार पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया में पाए गए हैं। यह लावा कांच बहुत सख्त होता था और इसकी धार बहुत तेज होती थी। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास शानीदार से लावा कांच के बने औजार मिले हैं। जारमो जैसे स्थल पर भी ये प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के कताल युग बस्ती में लावा कांच और चकमक दोनों ही प्रकार के पत्थरों का उपयोग छुरा, खुरचनी, आग, पत्थर और चाकू बनाने के लिए होता था। विद्वान गॉर्डन चाइल्ड के शब्दों में नवपाषाण क्रांति ने मनुष्य के अनुभव के आपस में आदान प्रदान और बांटने की प्रवृत्ति को तीव्रता प्रदान की। नवपाषाण युग के आरंभ में ही धातु कर्म की शुरुआत हो चुकी थी। पश्चिम एशिया में 10,000 वर्ष पहले से ही तांबे जैसे धातु का उपयोग होने लगा था। हालांकि तांबे ने पत्थर और लावा कांच को पूरी तरह नहीं हटाया। पश्चिम एशिया में तांबा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। आरंभ में स्थानीय तांबे को पत्थर के हथौड़े से पीटकर औजार बनाया जाता था। तांबे से बने साधारण गहनों का पहला प्रमाण जाग्रोस पहाड़ियों की शानीदार गुफाओं से प्राप्त होता है। कताल युग की आदिकालीन बस्तियों में तांबे की नलियों और कार्नेलियन मनकों से बने हार मिले हैं। नवपाषाण क्रांति के दौरान नए प्रकार के औजारों का आविष्कार हुआ। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि नवपाषाण एक लंबी और क्रमवार प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत लगभग 15,700 वर्ष पहले हुई थी। लगभग 12,750 वर्ष पहले इसमें तेजी आई और 11,000 वर्ष के आसपास पश्चिम एशिया में पेड़ पौधे लगाए जाने और पशु पालने से इसका पूर्ण विकास हुआ। नवपाषाण युग में आमूल सामाजिक परिवर्तन हुआ। मानव समुदाय ने भूमि, श्रम और पूंजी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नई व्यवस्था स्थापित की, जिससे समाज में विभेद पैदा हुआ। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जटिलताएं पैदा हुई तथा सभ्यताओं का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।